Hi and welcome to another episode of Ask PB. I am your host Vatsala and आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण अग्रवाल, बिजनेस हेड टर्म इंश्योरेंस एट पॉलिसी बाजार। Before we start this session, if you find it insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, Varun. थैंक यू फॉर हैविंग मी वत्सला। सो वरुण, यंग लोग अक्सर सोचते हैं कि मुझे टर्म प्लान लेने की जरूरत ही क्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि टर्म प्लान लेट लेने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिविजुअल पे? टर्म इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है वो हम इसलिए लेते हैं कि अगर हमें कुछ हो जाए तो पीछे से हमारी फैमिली को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना लेनी पड़े। अगर आप यंग है तो भी आप कुछ पैसे तो कमाते ही हैं। अगर आप कुछ पैसे कमाते हैं तो वो पैसे आप अपने ऊपर खर्च करते हैं या अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं। आप जितना यंग हैं और जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे उतना एक तो आपकी प्रीमियम कम हो जाएगी, बिकॉज जितना यंग होते हैं उतनी प्रीमियम कम होती है और एज के साथ ये प्रीमियम बढ़ती जाती है। दूसरा, आप मेडिकली फिट एंड फाइन होते हो तो कोई काउंटर ऑफर्स वगैरह नहीं आते हैं, या फिर कई कई केसेस में ये पॉलिसी डिक्लाइन भी हो सकती है एक एज के बाद। तो इसलिए जितना यंग होते हो उतनी जल्दी ये टर्म पॉलिसी ले लेनी चाहिए। वरुण, आजकल हर किसी की लाइफ काफी डायनामिक हो गई है, जैसे जॉब स्विच, सिटी शिफ्ट्स एक्सेट्रा। तो क्या आजकल के टर्म प्लान्स ऐसे लाइफस्टाइल के साथ कंपैटिबल हैं या फिर इंडस्ट्री में इनोवेशन की नीड है? आई थिंक जो टर्म इंश्योरेंस है उसका जो कवरेज है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं, इनफैक्ट अगर आप कंट्री भी बदल लेते हैं, तो भी जो टर्म इंश्योरेंस है इंडिया का वो ग्लोबली कवर करता है। और आपका अगर कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो जो आपके टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस इज ओके वेदर यू आर इन टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, और या फिर आप इंडिया के बाहर भी है। तो अगर हम राइडर्स की बात करें तो टर्म प्लान में काफी राइडर्स हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर, वेवर ऑफ प्रीमियम एक्सेट्रा। तो कस्टमर कैसे डिसाइड करे उसके लिए क्या लेना सही है और क्या नहीं? डिफरेंट राइडर्स का डिफरेंट यूज़ होता है। तो अगर अब दो सबसे इंपॉर्टेंट राइडर्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइडर्स है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अभी क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या बोलता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो वो जो पैसा है, आपका जो सम एश्योर्ड है, उसका कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। या फिर वो क्रिटिकल इलनेस का, आपने मान लीजिए 10 लाख या 20 लाख का एक क्रिटिकल इलनेस कवर लिया है, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। ये जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है ये बेसिकली अगर आपको कुछ हो गया तो आप काम पे नहीं जा पाओगे, आपकी इनकम खत्म हो जाएगी, तो उस चीज़ को रिप्लेस करता है, राइट। दूसरा होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर आप यंग कस्टमर हो तो देयर इज मोर चांसेस कि आप ना एक्सीडेंट से हो सकता है आपकी डेथ हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे वो आप खुद ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप बाइक वगैरह राइड कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, इवन टर्म इंश्योरेंस से भी बहुत कम प्रीमियम में आप एक ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर ले सकते हो। उस राइडर से आपका सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, विच कैन बी यूज बाय योर फैमिली। वरुण, लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस पहले से है तो क्या उन्हें क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहिए या नहीं? तो अगर आप डिफरेंस समझना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर आपके पास कोई राइडर है या हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास, तो अगर आपको कुछ इलनेस होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस उसको कवर करता है, जो उसका हॉस्पिटल बिल है उसको कवर करता है। बट अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है तो आप काम पे नहीं जाओगे तो आपकी इनकम भी तो खत्म होगी ना। वो जो इनकम है उसको ये टर्म इंश्योरेंस का राइडर रिप्लेस करता है। वेवर ऑफ प्रीमियम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, क्या आप एक एग्जांपल से समझा सकते हैं ये क्या होता है? अगर आपको, जैसे अगर आप बात करें वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या फिर वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, तो क्या होता है अगर इनकेस आपको कुछ हो जाए तो जिस पॉइंट पे ये होगा आपको, उस पॉइंट के बाद की सारी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे भरेगी और आपका कवर है कंटिन्यूड रहेगा। तो इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है कि अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी होती है, आपका कोई एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होती है जिसके बाद आप शायद नौकरी पे नहीं जा सकें या काम ना कर सकें, तो आप वो प्रीमियम नहीं भर पाएंगे, लेकिन आपका डेथ नहीं हुआ है तो वो कवर कंटिन्यू करने के लिए वो वाली प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी भरती है। तो वरुण, राइडर लेने से क्लेम प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्या ये सच है या फिर मिथ है? नहीं, एक्चुअली क्लेम प्रोसेस लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सिंपल है, क्योंकि दो रीज़न की वजह से। पहली चीज़, लाइफ इंश्योरेंस में जो सम एश्योर्ड होता है वो पॉलिसी खरीदने टाइम डिसाइड हो जाता है। तो इट वर्क्स ऑन द क्लॉज ऑफ अश्योरेंस, विच मीन्स कि आपका जो प्रीमियम, आपने जो प्रीमियम भरा है उसके अगेंस्ट में, जैसे आपने अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो आपको उतना ही पैसा मिलने वाला है। कोई बिल वगैरह क्लेम करके आपको पैसे नहीं लेने इस केस में। तो आपको सिर्फ, अगर आपको कोई टर्म इंश्योरेंस जैसे आप क्लेम करते हैं तो सिंपल टर्म इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको एक डेथ सर्टिफिकेट, आपके नॉमिनी के केवाईसी डिटेल्स, आपके केवाईसी डिटेल्स, ऐसे 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब अगर जैसे आपने एक राइडर लिया, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का आपने राइडर लिया, तो आपको सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के केस में वो जो एक्सीडेंट से अगर आपकी डेथ होती है
तो आपको वैसे भी उस केस में एक एफआईआर लगाना पड़ता है कि आपके एक्सीडेंट से डेथ हुई, वही एफआईआर आप इस केस में लगा देंगे, आपको मिल जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी हुआ तो सेम है। अगर क्रिटिकल इलनेस से आपकी डेथ होती है और क्रिटिकल इलनेस का आपने राइडर ले रखा है, आपको उसका कुछ पैसा चाहिए क्रिटिकल इलनेस के राइडर का, तो आपको 1 या 2 डॉक्टर से क्रिटिकल इलनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो आपके पास ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि आप ये इमरजेंसी के गो थ्रू कर रहे हो। Varun, I want to know some interesting data point or insight from you. For example, कौन से एज ग्रुप या सिटीज में लोग सबसे ज्यादा टर्म प्लान बाय कर रहे हैं? तो आई थिंक जो रिसेंट शिफ्ट हुआ है टर्म इंश्योरेंस में, 2 शिफ्ट बहुत बड़े हुए हैं। पहली चीज हम देख रहे हैं कि मोर एंड मोर वुमेन आर बाइंग टर्म इंश्योरेंस, सो इट इज one of the fastest growing segment for us, so which means as the participation of the women in the workforce is increasing, जैसे जैसे वो अपने फाइनेंशियल्स अपने हाथों में ले रही हैं, दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ टर्म इंश्योरेंस एंड दे आर बाइंग इट। सेकेंड जो है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स है, जिनके पास सैलरी स्लिप्स वगैरह नहीं होती थी, दैट इज ऑल्सो अ कस्टमर विच इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज अब देर आर टर्म प्लान्स विच हैव इनकम वेवर प्लान्स एटसेट्रा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को बेस्ड ऑन इन देयर डिजिटल इनकम फुटप्रिंट और बेस्ड ऑन सरोगेट इनकम्स, दे आर एबल टू गिव टर्म इंश्योरेंस। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैं वो बोलूँगा वो हमारा एनआरआई सेगमेंट है। स्पेशली एनआरआई कस्टमर्स को लगता है कि इंडिया में टर्म इंश्योरेंस कैसे मिलेगा एटसेट्रा, बट टिपिकली एनआरआई मोस्टली, क्योंकि इंडिया के टर्म इंश्योरेंस ग्लोबल कवरेज होते हैं, तो सारे एनआरआई को काफ़ी हाई सम एश्योर्ड तक टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है, और इसी के साथ उनको जीएसटी बेनिफिट भी मिल जाता है। वरुण, टर्म प्लान में लमसम और मंथली इनकम दोनों पे आउट ऑप्शंस होते हैं, किस कस्टमर के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है? बेसिकली इस केस में अगर हम सोचें तो वो डिपेंड करता है आपका नॉमिनी के ऊपर। तो जो लमसम पे आउट होता है वो क्या बोलता है कि आप 1 करोड़ रुपए अगर आपका सम एश्योर्ड है, आप पूरा 1 करोड़ एक साथ ले लीजिए, और लमसम आप उसको इनकम के फॉर्मेट में ले लीजिए। आपने बोला आपको 10 साल चाहिए मंथली इनकम के फॉर्मेट में, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 120 मंथ्स इट विल गेट टू यू, राइट। सेकंड वाले का एडवांटेज क्या होता है, सेकंड वाले पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाता है, तो आपके प्रीमियम पे थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा, वो पैसा मैनेज होता है और आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है आपकी फैमिली के लिए। तो अगर आपका जो नॉमिनी है वो अगर फाइनेंशियली बहुत प्रूडेंट नहीं है, या फिर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा इतने सारे पैसे को एक साथ, तो सेकेंड वाला ऑप्शन बेटर रहता है। अदरवाइज फर्स्ट वाला ऑप्शन जो लमसम रहता है वो फाइनेंशियली ज़्यादा बेनिफिट होता है उसमें, क्योंकि आप वो पैसे को लेके किसी एफडी या किसी उसमें डाल सकते हो, और उसके इंटरेस्ट और विद सम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आप अपना घर चला सकते हो। Let's move to our audience questions. So Varun, our first audience question is from Ajay. He's asking, नॉमिनी का नाम कब और कैसे अपडेट करना चाहिए? एक तो जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं उसी समय आप एक नॉमिनी की डिटेल्स डालते हैं। फिर आप मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई इवेंट होता है, जैसे आपने शादी के पहले आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसमें आपने पेरेंट्स को नॉमिनी बनाया हुआ है। टिपिकली शादी के बाद आप अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकते हैं, या फिर आपको कोई यू हैड अ चाइल्ड, आप अपने बच्चे को भी कुछ शेयर ऑफ नॉमिनी में डाल सकते हैं। तो उस केस में जब भी ये लाइफ इवेंट होता है उसके बाद आप एक मेल भेज सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, या फिर जिसके थ्रू भी आपने पॉलिसी खरीदी हुई है, वो आपका वो एंडोर्समेंट करा के वो नॉमिनी चेंज भी कर सकते हैं, या फिर शेयर ऑफ परसेंटेज जो आप एक नॉमिनी को असाइन करते हो वो भी आप चेंज कर सकते हो। Varun, our second audience question is from Suman. She's asking, अगर हेल्थ इशू हो तब भी टर्म प्लान मिल सकता है क्या? जी, तो डिपेंड करता है किस तरह का हेल्थ इशू है। अगर आप यंग कस्टमर हैं और आपको कोई छोटा मोटा सर्जरी हुआ है, या फिर आपका कोई जैसे फ्रैक्चर हुआ है, तो वो सब चीज़ों में डेफिनेटली मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका HbA1c कितना है, उसके बेसिस पे आपको डिफाइन मिल सकता है। कुछ केसेस में इंश्योरर्स काउंटर ऑफर दे देते हैं, जिससे आपकी प्रीमियम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, एंड दैट्स हाउ यू गेट अ टर्म इंश्योरेंस। और अगर आपको कोई बहुत सीवियर हेल्थ इशू है तो इंश्योरेंस कंपनी डिक्लाइन भी कर देती है कई बार। Thank you for such an insightful session, Varun. द प्लेजर इज ऑल माइन। I hope our audience is more informed about term insurance now. But viewers, if you have any doubt regarding term insurance or otherwise, please drop it in the comment box. We'll take it up in the next session. Until then, stay safe, stay secure.